ज्ञान आरभी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको हिंदी भाषा और व्याकरण के अंतर्गत समास के बारे में बताएंगे कि समास की परिभाषा क्या है, समास के कितने भेद होते हैं और प्रत्येक भेदों के कौन कौन से उदाहरण हैं। तो ऐसी रोचक जानकारी को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे समय समय पर आपको वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। वीडियो को देखते समय उसे लाइक कर दें, अपने दोस्तों में इसे शेयर करें। आपके जो भी विचार होते हैं उसे कमेंट बॉक्स में लिख दें। तो देर न करते हुए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। आज की इस वीडियो में हम आपको समास के बारे में बताने जा रहे हैं कि हिंदी भाषा और व्याकरण के अंतर्गत समास किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि समास क्या है या किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं और प्रत्येक भेदों के कौन कौन से उदाहरण है और इन्हीं उदाहरणों के द्वारा हम एग्जाम में उन समासों के नाम को लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि समास कहते किसे हैं। चलिए देखिए, समास को जानने के लिए उनके परिभाषा को हमको जानना होगा कि समास कहेंगे किसे। देखिए, समास की परिभाषाओं को अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये बताया गया है कि दो या दो से अधिक, देखिए दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नए शब्द बनाने की क्रिया होती है उसी को समास कहा जाता है। एक बार फिर हम आपको समास की परिभाषा बताते हैं कि जब दो या दो से अधिक शब्द के मेल कर दिया जाए, यानी दो या दो से अधिक शब्दों को जब मिला दिया जाए तो मिलाने पर जो नए शब्द बनते हैं और नए शब्द बनने की क्रिया को ही समास कहा जाता है। तो यहां पर समास की परिभाषा हो जाता है। अब हम आपको बताएंगे कि विग्रह यानी समास विग्रह किसे कहते हैं। तो देखिए, समास विग्रह को समझने के लिए हम आपको इसकी भी परिभाषा बता दे रहे हैं कि जब समस्त पदों को वापस पृथक पृथक किया जाता है तो उसे समास विग्रह कहते हैं। देखिए, समास विग्रह किसे कहेंगे, जो समस्त पद होंगे, जो भी समस्त पद होंगे और उस समस्त पद को वापस हम क्या कर देंगे, अलग अलग कर देंगे। और जब अलग अलग करेंगे तो उन्हीं को हम लोग क्या कहेंगे, समास विग्रह कहते हैं। तो यहां पर अभी मैंने आपको समास किसे कहते हैं ये बताए और समास विग्रह किसे कहेंगे ये बता दिए। अब हम आपको बताएंगे कि समास रचना में जो दो शब्द होते हैं, देखिए समास की जो रचना होती है और उस रचना में जो दो शब्द होते हैं, अगर शब्दों की बात करें तो उसी शब्द को पद कहा जाता है। और वे पद अगर हम मान लें पहला पद, तो पहला पद को यहां पर कहा जाता है पूर्व पद, यानी पहले पद को पूर्व पद कहा जाता है और दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है। तो अगर हम लोग जो है पहला पद और दूसरा पद को दोनों को मेल कर दें तो मेल करने पर जो चीजें हमें शब्द प्राप्त होगी उसको बोलेंगे समस्त पद या समस्त शब्द कह सकते हैं। ठीक है, तो समस्त शब्द, अब यहीं पर हमने आपको बताया था कि जो समस्त पद थे अगर उनका फिर वापस पृथक पृथक कर दिया जाए तो उन्हीं को ही जो समास विग्रह कहा जाता है। तो अभी आपने देखा कि समास विग्रह किसे कहे और समास किसे कहे। अब हम लोग जो है ये देखेंगे कि समास के कुल कितने भेद होते हैं। अब हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि समास के कुल कितने भेद हैं। तो देखिए, यहां पर आपको समास के कुल 6 भेद बताए गए हैं। ठीक ना, यहां समास के कुल 6 भेद है। प्रत्येक भेदों का नाम देखें। देखिए, पहला है तत्पुरुष समास, दूसरा है कर्मधारय समास और तीसरा है आपका द्विगु समास, चौथा है बहुव्रीहि समास और पांचवा है आपका द्वंद्व समास और छठा है आपका अव्ययी भाव समास। यानी कुल मिलाकर यहां पर देखा गया है तो समास कितने हैं, 6 भेद हो गए समास के। अब प्रत्येक भेदों के पहले परिभाषा और परिभाषा के बाद फिर हम आपको बताएंगे उदाहरण, और उन उदाहरण के द्वारा, अब इन्हीं उदाहरणों के द्वारा हमें समझेंगे कि अगर एग्जाम में आते हैं तो कैसे हम लोग पहचानेंगे
कि यह किस प्रकार का समास है। तो पहले हम लोग जो है सीखते हैं इनके भेद। तो चलते हैं, अब हम लोग जो करेंगे पहला भेद। पहला भेद का नाम है तत्पुरुष समास। अब यहाँ पर देखिए, पहले भेद में आपको बताया गया है तत्पुरुष समास, और तत्पुरुष समास के अब बारे में बताएंगे कि तत्पुरुष समास कहते किसे हैं। देखिए, जिस समास में पूर्व पद गौण और उत्तर पद प्रधान हो। एक बार फिर हम आपको बताते हैं तत्पुरुष समास कहते किसे हैं। यानी जिस समास में पूर्व पद गौण हो तथा उत्तर पद प्रधान हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, तत्पुरुष समास कहेंगे। अब देखिए, तत्पुरुष समास जब हम यहाँ पे ये बोलते हैं तो इसमें दोनों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है। यानी यहां पर हम आपको बताया कि जिस समास में पूर्व पद गौण हो और उत्तर पद यानी प्रधान हो तो उसे हम लोग तत्पुरुष समास कहेंगे। अब जब तत्पुरुष समास कहेंगे तो इनके यानी इनके दोनों बीच का जो कारक चिन्ह होता है वह कारक चिन्ह क्या हो जाएंगे, लुप्त हो जाएंगे, यानी गायब हो जाएंगे। तो यहां पर अब हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि तत्पुरुष समास के भेद कितने होते हैं, यानी तत्पुरुष समास के भेद कितने हैं। तो देखिए, तत्पुरुष समास तो कुल मिलाकर 6 भेद होते हैं। यानी यहाँ पर आपको ये जानना होगा कि तत्पुरुष समास के 6 भेद है, और 6 भेदों का नाम हम आपको बता देते हैं कौन कौन से 6 भेद है। पहला है कर्म तत्पुरुष, दूसरा है करण तत्पुरुष, और तीसरा है संप्रदाय तत्पुरुष, चौथा है अपादान तत्पुरुष, और पांचवा है संबंध तत्पुरुष, और छठा है अव्ययीकरण तत्पुरुष। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो तत्पुरुष समास के यहाँ पर 6 भेद हुए। देखिए, 6 भेदों को समझने के लिए हमें कारक को भी समझना होगा। तो यहाँ पर एक तरह से आप समझ सकते हैं कि ये 6 भेद यहाँ पर कारक ही चिन्ह कहे जाते हैं। अब प्रत्येक भेदों के बारे में देख लेते हैं, यानी तत्पुरुष समास के जो प्रत्येक भेद हैं उनको देखते हैं। देखिए, प्रत्येक भेद में आइए पहले भेद के बारे में बताते हैं, जिसको कहा गया है कर्म तत्पुरुष। और कर्म तत्पुरुष को हम लोग कैसे पहचानेंगे, यानी इसमें मतलब कर्म तत्पुरुष या कर्म कारक की विभक्ति को का लोप हो जाता है। एक बार फिर हम आपको बता देते हैं कि कर्म तत्पुरुष कहते किसे हैं, यानी इसमें यानी कौन, कर्म तत्पुरुष। तो कर्म तत्पुरुष में होता क्या है कि जो कर्म कारक की जो विभक्ति होती है, और वह विभक्ति कौन सी है, को का लोप होता है। यानी यहाँ पर हमको समझना क्या है कि यह कर्म कारक हो गया, यानी एक प्रकार का कारक, और एक कर्म कारक की विभक्ति में को चिन्ह होते हैं, और को चिन्हों का यहाँ पर लोप होता है। इसी वजह से हम ये पहचान जाते हैं कि यह कर्म तत्पुरुष है। उदाहरण में आप देखिए, जैसे है यश प्राप्त, यानी इसका विग्रह हो जाएगा यश को प्राप्त, ठीक ना। एक बार फिर उदाहरण बताते हैं, यश प्राप्त यानी यश को प्राप्त, इसका विग्रह हो जाएगा। तो यहां पर अभी हमने आपको बताया कि तत्पुरुष समास के जो प्रथम भेद था उसका नाम था कर्म तत्पुरुष, और इनमें कारक चिन्हों का यहाँ पर आपको लोप दिखाया गया है। तो आपने अभी कर्म तत्पुरुष को देखा। दूसरा है करण तत्पुरुष, और करण तत्पुरुष का मतलब क्या है कि इसमें जो कारक होंगे, कारक का नाम क्या होगा, करण कारक। करण कारक, अब इसमें जो योजक चिन्ह है, जो इसमें चिन्ह है से और के द्वारा का लोप होता है। उदाहरण में आप देखेंगे, जैसे प्रेमातुर यानी प्रेम से आतुर, और ये इनका उदाहरण हो गया। आगे हम आपको बता रहे हैं संप्रदान तत्पुरुष, और संप्रदान तत्पुरुष में क्या है, संप्रदान कारक, और संप्रदान कारक का चिन्ह क्या हो जाएगा, के लिए। उदाहरण आप देखिए, उदाहरण है जैसे सत्याग्रह यानी सत्य के लिए आग्रह, ठीक ना। तो यहां पर आप देख लिए चिन्ह क्या है, के लिए। तो यहां पर उदाहरण भी मैंने आपको बता दिया। अब आगे बता रहे हैं अपादान तत्पुरुष। देखिए, अपादान तत्पुरुष यानी अपादान कारक, और इसका जो चिन्ह होता है से पृथक के लिए होता है, यानी अलगाव के लिए। जैसे जन्मांध, उदाहरण देखेंगे तो जैसे जन्मांध यानी जन्म से अंधा। अब यहां पर आपको चिन्ह मिल गया, जिसे आप पहचान लेंगे कि यह अपादान तत्पुरुष
समास के रूप में देखा जाता है। अब आगे देखेंगे, पांचवा बताएं आपको संबंध तत्पुरुष। और संबंध तत्पुरुष यानी संबंध कारक, और संबंध कारक का जो चिन्ह होता है का, के, की होता है। उदाहरण में देखिए, प्रेम सागर यानी प्रेम का सागर, देव मूर्ति, देव की मूर्ति, यहां पर हम आपको लिख देते हैं देव की मूर्ति। तो ये आप इन चिन्हों के द्वारा भी पहचान सकते हैं विग्रह करते समय। तो अभी आपने देखा संबंध कारक के द्वारा भी तत्पुरुष समास को पहचाना जा सकता है। अब आपको देखेंगे जो छठवां तत्पुरुष है अधिकरण तत्पुरुष। इसका जो चिन्ह होता है यानी अधिकरण कारक में और पर होता है। उदाहरण हम आपको बताएं, उदाहरण में देखिए लोकप्रिय, अब विग्रह क्या है, लोक में प्रिय। और दूसरा उदाहरण है आप बीती, ठीक ना, तो आप पर बीती। दूसरा उदाहरण हम आपको लिख देते हैं आप पर बीती, ठीक ना, ये है। तो तत्पुरुष समास के कुल मिलाकर कितने भेद बताएं? तत्पुरुष समास के कुल 6 भेद हुआ, और 6 भेदों का हमने आपको उदाहरण और कारक चिन्हों के द्वारा कैसे पहचानेंगे इसके बारे में बता दिया। अब चलते हैं यानी तत्पुरुष के बाद कर्मधारय समास के बारे में। अब कर्मधारय समास कहते किसे हैं? तो देखिए सबसे पहले आप लोग इसका परिभाषा देखें कि कर्मधारय समास कहेंगे किसे। देखिए कर्मधारय समास उसे कहते हैं यानी जिस समास में पूर्व पद विशेषण हो, यानी जिस समास में पूर्व पद विशेषण हो तथा उत्तर पद विशेष्य होता है, ठीक ना, उत्तर पद विशेष होता है, तो वहां पर हम लोग क्या कहेंगे, कर्मधारय समास कहते हैं। और एक चीज और आपको बता दें कि इनके दोनों पदों के बीच है जो आदि शब्दों का यहां पर यानी ऐड किया जाता है। एक बार फिर हम आपको एक उदाहरण द्वारा दिखाते हैं, जैसे पीतांबर, पीला है अंबर, ठीक ना, यानी यहां पर इन दोनों शब्दों के बीच में है जोड़ा गया है। तो यहां पर आप ध्यान से देखिएगा कर्मधारय में क्या है, पीला है अंबर, तो यह कर्मधारय हो जाएगा। सुविचार, अच्छा है जो विचार, ठीक ना, अच्छा है जो विचार, तो ये हो जाएगा कौन सा, कर्मधारय समास। श्वेतांबर, श्वेत है अंबर, ठीक ना, श्वेत है जो अंबर, तो यहां हो जाएगा कर्मधारय। लेकिन आगे भी हम आपको बताएंगे कि कहीं कहीं कुछ अपवाद में है कि जैसे यहां पर पीतांबर है तो आगे के कारक में भी आपको आगे के समास में मिलेगा कि पीतांबर को भी दूसरे नाम से भी जानते हैं, दूसरे समास से भी जानते हैं। तो यहां देखिए कर्मधारय हो गया। अब कर्मधारय के बाद बताते हैं द्विगु समास। द्विगु समास कहते किसे हैं? देखिए सबसे पहले द्विगु समास की परिभाषा आप देखिए। देखिए द्विगु समास में क्या है, जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक हो, यानी परिभाषा देखिए कि जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे द्विगु समास कहते हैं। यानी इसमें संख्यावाचक विशेषण हो जिससे हम लोग जो है इस समास की पहचान कर सकते हैं। उदाहरण देखिए, जैसे दिया है नवनिधि, ठीक ना, उसके बाद जो दिया है त्रिवेणी, त्रिलोकी। अगर इनका हम लोग जो है विग्रह देखें तो जैसे त्रिलोकी है, 3 लोकों का समूह है ना, तो इसको बोला जाएगा जो है त्रिलोक, ठीक ना, त्रिलोकी नहीं, त्रिलोक 3 लोकों का समूह। उसके बाद है सप्तद्वीप, चौराहा, तिरंगा, दोपहर, ये सब क्या है, द्विगु समास के उदाहरण है, ठीक। उसके बाद आप देखेंगे अगला समास है जिसका नाम है बहुव्रीहि समास। और बहुव्रीहि समास का सबसे पहले हम लोग परिभाषा देखते हैं। देखिए परिभाषा में बताया गया है कि जिस समस्त पद में पहला और दूसरा पद मिलकर, एक बार फिर आप देखिएगा कि जिस समस्त पद में पहला व दूसरा पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। यानी बहुव्रीहि में क्या है, बहुव्रीहि में होगा कि पहला और दूसरा पद मिल जाएगा और मिलने के बाद किसी तीसरे पद की ओर संकेत करेगा तो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। उदाहरण में देखिए, उदाहरण में क्या है, पीतांबर, और पीतांबर को हम आपको कर्म धारय में भी बताए थे, ठीक ना, पीतांबर को यहाँ पर कर्म धारय, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा पीतांबर, पीत है अंबर जिसका,
ठीक ना। अगर हम लोग जो है इसको बहुब्रीहि में देखेंगे कि पीतांबर बहुब्रीहि कैसे है, तो पीत है अंबर जिसका, यानी तीसरा पद प्रधान हो जाता है यानी कृष्ण से। अगर इसी को कर्मधारय में देखते हैं कि पीतांबर पीला है अंबर, ठीक ना, तो अब यहां पर जो क्या है कर्मधारय होगा। और यहां पर हम लोग क्या करेंगे, बहुब्रीहि में कैसे देखेंगे कि पीत है अंबर जिसका अर्थात कृष्ण। आगे देखिए उदाहरण में निशाचर, निशा में विचरण करने वाले यानी जिसे कहा गया है राक्षस। चतुर्भुज, चक्र प्राणी, चक्र पाणी, उसके बाद है गिरीश और कमल नयन, यह बहुब्रीहि के उदाहरण है। तो अभी आपने देखा तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास, बहुब्रीहि समास और बहुब्रीहि समास तक, यहां तक हम आपको बता दी और इनके उदाहरण बताए, परिभाषा बताए। आगे हम आपको बता रहे हैं द्वंद्व समास कहते किसे हैं। देखिए द्वंद्व समास की सबसे पहले परिभाषा देखिए कि द्वंद्व समास की परिभाषा क्या है। देखिए परिभाषा में है कि जिस समस्त पद में दोनों पद समान हो, यानी जो समस्त पद है और समस्त पद में दोनों पद समान हो, और विग्रह करने पर, जब विग्रह हम लोग करेंगे तो और अथवा या योजक चिन्ह लगता हो तो वहां पर द्वंद्व समास कहलाता है। एक बार फिर देखिए द्वंद्व समास कहते क्या हैं, यानी जिस समस्त पद में दोनों पद समान हो और विग्रह करने पर और अथवा या योजक चिन्ह लगता हो तो वहां पर द्वंद्व समास होता है। जैसे उदाहरण देखिए पाप पुण्य, ठीक है ना, पाप पुण्य में योजक चिन्ह यहाँ पर दिखा दिया है ना, जिसको हम लोग जो पटपाई भी बोलते हैं। तो पाप पुण्य, अगर इसका विग्रह करेंगे तो पाप और पुण्य हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है अगला समास है जिसको बोलते हैं अव्ययी भाव समास। और अव्ययी भाव समास का उदाहरण देखेंगे तो पहले परिभाषा देखते हैं, तो उदाहरण बाद में देखेंगे। तो परिभाषा इसका है कि जिस समास का पहला पद अव्यय हो, यानी अव्ययी भाव समास को क्या बोलेंगे कि जिस समास का पहला पद अव्यय और प्रधान हो तो उसे अव्ययी भाव समास कहलाता है। उदाहरण में देखिए, उदाहरण में बताया गया है जैसे में प्रतिवर्ष यानी प्रत्येक वर्ष, ठीक ना, तो प्रति क्या हो जाएगा, ये अव्यय है। उसके बाद है प्रतिदिन, प्रतिदिन का मतलब दिन दिन, ये कहा गया है। उसके बाद है प्रत्येक, प्रतिधन एक, भरपेट, बेकाम, आजन्म, आमरण, आमरण को कहा जाता है मरण तक, निडर, तो ये अव्ययी भाव समास है। देखिए एग्जाम में होता क्या है कि एग्जाम में आपको दे दिया जाएगा उदाहरण, और उदाहरण के तौर पर समास को पहचानना होगा। तो अभी मैंने आपको समास के बारे में कि समास किसे कहते हैं, समास के कितने भेद होते हैं और प्रत्येक भेदों का उदाहरण और परिभाषा के द्वारा जो है बताने का प्रयास किए। तो आज के लिए बस ये वीडियो, अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।